नमस्कार। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व के क्लास में हम लोग बात किए थे अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, क्षार के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण पर चर्चा कर लिए थे। और इसके साथ साथ हम लोग कल के क्लास में पीएच स्केल के बारे में बात किए थे। पीएच स्केल क्या होता है और कुछ हम लोग कुछ तत्व, कुछ पदार्थों के जो कुछ अम्लीय पदार्थों के जो उसमें पाए जाने वाली अम्ल की जो मात्रा होती है, उस अम्ल की मात्राओं पर चर्चा किए थे। और आज हम लोग एक फिर से क्लास में हम आप लोगों के सेवा में उपस्थित हैं, एक नए पॉइंट के साथ, एक नए जो है वह आपको एक नए जानकारी के साथ नए बुक के पॉइंट के अनुसार से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कहता है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व, कहता है पीएच का महत्व या प्रभाव, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है और पीएच का क्या जो है प्रभाव पड़ता है। जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे कई कार्य करते हैं जिन कार्यों के लिए हमें जो है पीएच मान का एक निश्चित पीएच मान का होना आवश्यक होता है। यदि वह निश्चित पीएच मान ना हो तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मानव के साथ साथ वह क्या होता है, जो मानव के साथ साथ वह आपको पेड़ पौधे हो या जंतु हो या आपको इसके अतिरिक्त जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव हैं, उन सजीवों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 में लिखे हैं पौधे एवं जंतुओं का पीएच के प्रति संवेदनशील होना। तो देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, कहता है पौधे एवं जंतुओं का पीएच के प्रति संवेदनशील है। कहता है मानव शरीर, कहता है 7 से 7.8 मान के बीच कुशलतापूर्वक कार्य जो है कुशलतापूर्वक कार्य करता। यदि इस मान में थोड़ा सा भी अंतर आता है तो वो स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है जो मानव जो होता है, तो मानव शरीर का पीएच मान जो है वह 7 से 7.8 तक कार्य कर पाता है। यदि मानव की शरीर की बात करें तो मानव शरीर जो है वह ठीक से कार्य कब कर पाता है, जब उसका शरीर का पीएच मान जो है 7 से 7.8 तक रहता है। तो वही कह रहा है मानव शरीर 7 से 7.8 मान तक, यानी मानव शरीर का पीएच मान जब 7 से 7.8 तक रहेगा तो उन मानव के बीच में जो है वह कुशलता पूर्वक क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि वह कुशलता पूर्वक, यानी हर एक जो उनके शरीर में जो नॉर्मली रूप से जो सिंपली रूप से अभी हम लोगों का जो है वह शरीर बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। मान लेते हैं हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, आप यदि यहाँ इस क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपका शरीर अभी नॉर्मल है, ये कोई मतलब कोई परेशानी नहीं है। यदि इसी में यदि आपको किसी तरह की परेशानी हो जाती है या दिक्कत हो जाता है या आपको फीवर हो जाए तो आपको क्या होगा, आप ठीक से बैठ नहीं पाइएगा, सर में दर्द होगा, देह हाथ में दर्द होगा, और उसके बाद अंदर से वीकनेस महसूस होगी। तो ये इसका मतलब आपका शरीर काम करने योग्य नहीं रह जाता, शरीर ठीक से कार्य नहीं कर पाती। तो वही कहता है यहाँ 7 से 7.8 तक रहेगा तो आपका शरीर हर कार्य को कर लीजिएगा, जो कार्य आप करना चाहिएगा हर कार्य को कर सकते हैं। तो कहता है यदि इस मान में थोड़ा सा भी अंतर आ जाता है
इसका कहने का तात्पर्य है यदि यह मान जो है 7 से 7.8, इस मान में थोड़ा सा भी अंतर हो जाता है, या घट जाता है या बढ़ जाता है, यानी मान में घट जाएगा उससे भी परेशानी है, दिक्कत है, अब बढ़ जाएगा वो भी क्या है, परेशानी है, दिक्कत है। तो वही कह रहा है जो इसका मान जो है 7 से 7.8 तक हो रहता है तब कार्य कर पाते हैं। यदि उस मान में थोड़ा सा भी अंतर हो जाता है, थोड़ा सा भी 19-20 हो गया, आगे पीछे हो गया, नहीं तो थोड़ा सा भी 19-20 हो जाता है या आगे पीछे हो जाता है तो क्या होता है, तो कहता है स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो आपका स्वास्थ्य जो है वह क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। आपका शरीर में जो है किसी न किसी तरह की समस्याएं, दिक्कत, प्रॉब्लम जो है वह क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो वही कहता है स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। कहता है इसी प्रकार पौधे ये तथा पशु भी जिस प्रकार से मानव एक उचित पीएच मान पर उनका शरीर कार्य कुशलता पूर्वक कार्य कर पाता है, ठीक उसी प्रकार से कहता है पौधे तथा पशु भी जो है वह क्या होते हैं, जो उचित पीएच मान पर ही कार्य कर सकता है। और कहता है उसी प्रकार से पौधे तथा जो पशु भी जो है वह क्या होते हैं, उचित पीएच मान पर वह क्या कुशलता पूर्वक, यानी जो उचित पीएच मान पर ही जो है वह क्या करता है, उचित पीएच मान पर ही वह कार्य कर पाता है या रह सकता है। यानी उसका पौधे हो या जंतु, कहता है जो पौधे या जंतु भी जो है उचित पीएच मान पर ही क्या कर सकता है, रह सकता है। यानी उसका पीएच मान उचित होना चाहिए, एक निश्चित, जिस प्रकार से ये हम बात की है किसका, तो मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक होता है, तो उसी प्रकार से पौधे का भी और जंतु का भी पीएच मान एक उचित होता है और उचित पीएच मान पर ही वह पौधे जीवित रह सकता है। यदि उसमें कमी होगी, अंतर होगा, तो वह उसके लिए क्या होगा, बहुत ही प्रभावित करेगा और उसके स्वास्थ्य के लिए वह क्या होंगे, हानिकारक होंगे। तो कहता है यदि आप देखे होंगे कभी कभी, कहता है इसके अतिरिक्त जो आप देखिए, कहता है अच्छे उपजाऊ के लिए मिट्टी का उचित पीएच मान होना आवश्यक होता है। और कहता है आप चाहते हैं फसल उत्पादन बेहतर हो, अच्छे हो, तो फसल उत्पादन अच्छे और बेहतर करने के लिए क्या होना चाहिए, मिट्टी का भी एक उचित पीएच मान होना चाहिए। मिट्टी भी एक उचित पीएच मान तक ही वह क्या होता है, अच्छे उत्पादन होती है। आप देखे होंगे कभी कभी ये क्या होता है, जो अधिक मात्रा में जब आप उर्वरकों का प्रयोग कीजिएगा, तो अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने से खेतों की मिट्टी जो है वह क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। और जब खेतों की मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उस स्थिति में फसल उत्पादन अच्छे नहीं होते हैं। तो आप देखे होंगे कभी कभी आपके गांव घर में भी ये जो वह क्या होता होगा, ब्लॉक से या जिला से एक टीम आती होगी और आपके खेतों की मिट्टी को ले जाता होगा और उस मिट्टी को ले जा करके ये वह जांच करता होगा और जांच करके ये आपको रिपोर्ट देता होगा जो आपकी खेतों की मिट्टी जो है वह अम्लीय हो गया है या आपकी खेतों की मिट्टी जो है वह क्षारीय हो गया। तो यह क्या हुआ है, इस चीज जांच करने के बाद वह क्या करता है, रिपोर्ट दिया जाता है। यदि कभी कभी आपकी खेतों की मिट्टी यदि अम्लीय हो जाती है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में क्या होता है, लोग गांव घर में किसान को देखा होगा खेतों में चूना छींट देता होगा। तो जब खेतों में चूना छींट देता है तो खेतों की मिट्टी जब अम्लीय हो जाती है तो हम जानते हैं अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके वह क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो उस स्थिति में किसान के द्वारा क्या किया जाता है, खेतों में चूना छींट दिया जाता है और चूना एक क्षारीय प्राकृतिक होती है, अम्ल और क्षार उदासीन हो जाता है और जिसके कारण से ये फसल उत्पादन में थोड़ी सी बदलाव होती है, चेंजिंग होती है। तो वही कहता है जो आप देखिए पीएच के प्रति कितना चीज संवेदनशील है। कहता है कि यदि आपका शरीर का पीएच मान निश्चित होगा, यानी पीएच मान जो है वह आपका जो शरीर का एक मानव शरीर का जो पीएच मान जो निर्धारित है, निश्चित है 7 से 7.8 तक, यदि इस मान तक रहेगा तो आपका शरीर ठीक से कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि कहता है पौधे तथा जंतुओं का जो है उचित पीएच मान रहेगा तभी वह जीवित रह
सकता है, अन्यथा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, पौधे सूख जाएंगे, जंतु की मृत्यु हो जाएगी। यदि आपके खेतों की मिट्टी जो है वह आपकी खेतों की मिट्टी का पीएच मान यदि उचित होगा तभी आपकी फसल भी उत्पादन हो सकती है। तो इसलिए कहता है जो मानव के साथ साथ पेड़ पौधे, जंतु और इसके अतिरिक्त जो है यदि आप चाहते हैं फसल उत्पादन अच्छे हो तो फसल उत्पादन अच्छे होने के लिए खेतों की मिट्टी का भी पीएच मान जो है वह क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। जब खेतों की मिट्टी का पीएच मान उचित होगा तब फसल उत्पादन अच्छे होंगे। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। इस पर हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे अम्ल वर्षा के बारे में, और आज हम लोग काफी डिटेल में जानेंगे जो अम्ल वर्षा क्या होता है और अम्ल वर्षा क्यों होता है, और अम्ल वर्षा यदि होता है तो उससे क्या क्या प्रभावित होता है, वो उससे हमें क्या नुकसान है, उससे क्या क्या जो है वह प्रभावित हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, कहता है यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो यदि वर्षा जल का पीएच मान जो है वह क्या होता है 5.6 से कम हो जाता है। यदि वर्षा जल का पीएच मान की बात करें तो हम लोग कल बात किए थे, जाने थे ये जो अम्ल के बारे में, तो जिस अम्ल का कहता है जो अम्लीय पदार्थ जो होता है, यानी कहने का तात्पर्य है जिस विलयन का पीएच मान जो है वह 7 से कम होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ कह रहा है वर्षा जल जो है उसका पीएच मान कितना होता है 5.6 होता है। तो 5.6 है तो इसका मतलब है इसका पीएच यह क्या है, जलीय विलयन है। अब कहता है वर्षा जल का पीएच मान जो है 5.6 से और कम हो जाएगा। तो हम जानते हैं जो जब 7 से 0 की ओर जाता था पीएच स्केल में, तो जब 7 से 0 की ओर जा रहे थे तो अम्ल की मात्रा क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, नहीं, यानी कि ऊपर से जब नीचे आ रहे थे, तो जैसे कि मान लिया जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 गए, और 7 से जब जैसे नीचे आना शुरू करेंगे 6 5 4 3 2 1 0 के तरफ, तो अम्ल की मात्रा जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो वैसे वैसे अम्ल की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, नहीं। तो वहां क्या हो रहा था, अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी। यहाँ कहता है 5.6 है, अब 5.6 से और कम होगा तो अम्ल की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही कहता है जो 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा जल के साथ कुछ अम्ल गिरने लगता है, और कहता है वर्षा जल के साथ जो है कुछ कुछ क्या होते हैं, अम्ल भी गिरने लगते हैं। इसी अम्ल को अम्ल वर्षा कहते हैं। देखिए खास करके ये जिस इलाका में, जिस क्षेत्र में, जिस शहर में जो ज्यादातर क्या होता है, जो कारखाने लगी होती है, ज्यादातर जो है वाहनें चलती है, कई तरह के उद्योग लगे होते हैं, जैसे कि मान लिया जाए स्टील फैक्ट्री है, ये एल्युमिनियम फैक्ट्री है, वहाँ फिर कई तरह के कारखाने, इसके अतिरिक्त है ईंट बनता है, ईंट भट्ठा है, इसके अतिरिक्त भी कई तरह के जो उत्पादन होते हैं, कई तरह की फैक्ट्रियां होती है, उसमें कई तरह की मशीनें चलती है, उन मशीनों से जो है कई तरह के हानिकारक गैस निकलते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वह कई उन बड़े बड़े शहरों में कई सारे वाहनें चलती है, और उन वाहनों से कई तरह के क्या होते हैं, हानिकारक गैस निकलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि सल्फर, ये सभी गैस जो निकलती है, ये सभी गैस जो है वह क्या होता है, वायु के साथ साथ ऊपर उठ करके वह कहाँ चले जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं। और जब वायुमंडल में चले जाते हैं तो वायुमंडल में जाने के बाद वह जब वहाँ जल संघनित हो करके रहता है और वह जल के साथ मिल करके वह पृथ्वी पर गिर जाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, अम्ल वर्षा कहलाता है। और कहता है अम्ल वर्षा होता है, कहता है
कहता है इस वर्षा का जल नदी तालाब जैसे ये जल भंडारों में पहुंचकर जलीय जीवों के जीवन अन्न को संकटग्रस्त कर देता है। और इसके अतिरिक्त जो है यह इस कारण से लोग हमारे यहाँ जो है आज देखिए इतनी परेशानी है जो लोगों का, कभी कभी बड़े बड़े शहरों में ये स्थिति है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कहता है जो टेम्परेचर इससे 10 साल लगभग लोग कहता बहुत दिनों की बात है, आज तक ऐसा कभी गर्मी नहीं पड़ा था, इतनी तेज गर्मी। ऐसे ऐसे शहरों में, कुछ शहर में ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान रोड में चले जाइएगा तो वहाँ जो दिखा रहा था जो आर्मी वाले जो है वह बालू में यदि अंडा रख देता है तो अंडा बॉयल हो जाता है। इतनी गर्मी पड़ रही है, सोचिए इतनी गर्मी है। उस गर्मी में भी जो हमारे देश के जो सेना है वह हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए इतनी तपती धूप में, इतनी नीचे से बालू की गर्मी, ऊपर से सूर्य की गर्मी, इतनी गर्मी में भी वह अभी भी बंदूक लेकर के वह बॉर्डर पर अभी भी हमारे और हमारे देश की रक्षा करने के लिए वह तैनात रहती है। सोचिए इतनी तेज धूप है। अभी आप लोग इतना दूर से पढ़ने आते हैं तो कहते हैं बहुत धूप लगता है, बहुत तेज धूप लगता है सर। तो जो सोचिए इतनी तेज धूप में आप आते हैं तो आपके साथ इतनी परेशानी होती है, तो हमारे देश की सेना के साथ कितनी परेशानी होगी। तो वहां जो होता है तो उन सभी जगहों पे क्या होता है, ये गर्मी इतनी पड़ने के कारण है जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो जिसके कारण से कई सारे ये जो है पेड़ पौधे को काट करके लोग घर बना लिया, भवन बना लिया, रेलवे लाइन बिछाई गई, रोड बनाई गई। क्योंकि हम जानते हैं, कहता है आवश्यकता ही कार्य की जननी। हमारी आवश्यकता है क्या करने के लिए, तो आपके घर जहां आप बगीचा लगाए हुए थे वहां आपके 2 भाई थे, आप 4 भाई हो गए हैं, तो वहां घर बनाने की आवश्यकता हो गई। तो जहां पेड़ पौधा लगाया गया था काट दिए और पेड़ पौधा को काट करके वहां घर बना दिए गए, या पेड़ पौधे को काट करके वहां फसल उत्पादन करना शुरू कर दिए। इस कारण से क्या हो रहा है, जो वायुमंडल में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्योंकि जो गाड़ियों से निकलने वाली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, या आपके घर में जो ईंधन जलाया जाता है, या वाहन जो चलती है तो वाहन में जो ईंधन जलती है तो ईंधनों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और जैसे गैस निकलती है। और वह गैस क्या करता है जो वह वायुमंडल में जब जाती है तो वायुमंडल में चले जा करके वही अम्ल का रूप ले लेता है, जिसके कारण से ये वह बहुत अधिक मात्रा में ये गैस के निकलने से ये वायुमंडल का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और यदि पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होते हैं तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाओं के लिए वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और अवशोषित करके ऑक्सीजन गैस देता है, जिसके कारण से वायुमंडल तापमान में भी संतुलन बना रहता है। और यह अधिक मात्रा में पेड़ पौधे के कटाई हो जाने के कारण से ये सब चीज की समस्याएं उत्पन्न हो रही है और इससे बहुत सारा परेशानी ही उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए कहते हैं जो हम लोगों को पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए और जितना हो सके अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे हमारे वायुमंडल की संतुलन जो है वह क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा। नहीं, अब देखिए यह जब अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा भी होने का कारण यही है, और ये खास करके उसी क्षेत्र में होता है जिस क्षेत्र में जो है अधिकांश मात्रा में फैक्ट्री, गाड़ी, कई सारे ये जो है वाहन चलती है, कई सारी ये फैक्ट्रियां लगी हुई है, उस क्षेत्र में ज्यादातर ये सब होता है। और जब ये अम्ल वर्षा होता है तो कहता है इस वर्षा का जल जो है नदी में, और यह वर्षा का जल जो है वह बह करके कहाँ चले जाती है, नदियों में चली जाती है, तालाब में चली जाती है। जहाँ जल का जलाशय है, जहाँ जल बहता है, जहाँ जल जमा होता वही ना जाएगा। तो वही कहता है बह करके यह कहाँ चली जाती है, नदी में, तालाब में, पोखर में, नहीं नहर में, जहाँ जल का बहाव होता है वहां चली जाती है। कहता है जो नदी, तालाब जैसे ये जल भंडारों में पहुंचकर जलीय जीवों को
क्या पहुंचाता है, जलीय जीवों को क्या करता है, संकट ग्रसित कर देता है। और कहता है यह जल भंडारों में पहुंच जाती है, जहां जहां जल का भंडार रहता है, जहां जल स्टॉक रहता है, जहां जल जमा रहता है, वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके वह जल में पाए जाने वाले जलीय जीवों को यह क्या पहुंचाता है, जलीय जीवों को हानि पहुंचाता है, जलीय जीवों को संकट ग्रसित कर देता है। कभी कभी देखे होंगे वर्षा के बाद नदी में या तालाब में कई सारे मछलियां मर जाती हैं, नहीं मर जाता, तो ये मर जो जाता है या कई सारे जलीय जीव जो है मर जाते हैं, तो कई सारे जलीय जीव जो मर जाते हैं, कई सारे ये जो जीव की जो मौत हो जाती है, उसका सबसे पहला कारण यही है जो वह अम्ल वर्षा के कारण जो है वह जलीय जीव जलीय जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जलीय जीव जो है वह क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वही कहता है पहुंच करके जलीय जीवों के जीवन को संकट ग्रसित कर देता है, यानी उसके लिए बहुत ही संकटकारी हो जाता है। या कभी कभी देखे होंगे बरसात के बाद आप बड़े बड़े मछलियों को यदि समुद्र से, नदी से, तालाब से निकालिएगा तो देखिएगा मछली में घाव हो जाता। वह किसके कारण होता है, यही अम्ल वर्षा के कारण होता है। अम्ल वर्षा के कारण मछलियों में घाव हो जाता। लोग कहता है मछली नहीं खाएंगे घाव है, नहीं कहता। तो इस तरह की समस्याएं होती है, तो वह किसके कारण से होता है, तो ये अम्ल वर्षा के कारण से ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए अगला पॉइंट तीसरा कहता है जो मानव के पाचन तंत्र का पीएच, मानव के पाचन तंत्र, हम लोग मानव पाचन तंत्र पे बात किए थे। इससे पूर्व के क्लास में हम लोग मानव पाचन तंत्र को काफी बेहतर ढंग से और काफी डिटेल में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे। तो मानव पाचन तंत्र, तो मानव पाचन कहता है मानव पाचन तंत्र का पीएच, मानव पाचन तंत्र के पीएच पर बात करेंगे हम लोग। कहता है मानव के आमाशय में भोजन का पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। और कहता है मानव के ये आमाशय में, नहीं ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, मानव के आमाशय में मानव के आमाशय में भोजन के पाचन के लिए, मानव के जो आमाशय होते हैं, तो मानव के आमाशय में भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो मानव के आमाशय में भोजन के पाचन के लिए क्या उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। और कहता है जो अपच की स्थिति में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है। और जब भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता, तो जब हमारे आमाशय में जो है भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और जब हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन क्या होता है, जो कभी कभी ये जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। हम आपको बताए थे कभी कभी क्या करते हैं, जो आप लोग बाराती में जाते होंगे, और जब आप बाराती में जाते होंगे तो वहाँ खाना खाने के लिए एक आपका शेड्यूल बन जाता है, टाइम टेबल फिक्स हो जाता। प्रत्येक रोज रात में 9 बजे तक खाना खा लेना है। अब बाराती में गए, पहुंचे बाराती में आप 2 बजे रात में, 11 बजे रात में, खाने का 4 गो रसगुल्ला खा लिए, 12 गो रसगुल्ला नहीं। और खास करके लड़की सब यदि चल जाए तो लोग तो कोनो बातें नहीं, लड़की सब तो और खाने में एकदम क्या है कि नहीं रे, हाँ लड़की सब तो और बाराती में दे हाथ छोड़ के खाती है। घर आते आते रास्ते में ही शुरू हो जाता उन लोगों का। तो वही कहता है जब आप ज्यादा खा लीजिएगा, देखो तुम लोग बुरा नहीं मान ला, ऐसे कह देते हैं, वैसे लड़की सबसे अच्छी होती है ना, ये लोग गाय होती है नहीं रे, होता ही नहीं होता। तो देखिए कहता है जो मानव के जो जब भोजन का अपचित हो जाता है, यानी कहता है अपच की स्थिति में, जब भोजन अपच होता है तो भोजन का यानी ठीक से जब पाचन नहीं होता, तो उस समय में जो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह क्या हो जाता है, अधिक उत्पन्न हो जाता है। बात समझ रहे ना, जब भोजन का पाचन ठीक से नहीं हुआ, अपच रह गया, नहीं पचा भोजन, तो उस स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा और क्या होगा, बढ़ जाएगा।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा आज अधिक हो जाती है, जिससे ये आमाशय कहता आमाशय का पीएच प्रभावित हो जाता है। स्वाभाविक है, अब इसमें जितना चाहिए उतने न रहेगा, ठीक रहेगा। जब उसमें और बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है उसका पीएच मान तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है जब नहीं पचता है भोजन तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जब मात्रा बढ़ जाता है तो आमाशय में पीएच का मान जो है प्रभावित हो जाता है। कहता है जिससे आमाशय का पीएच प्रभावित हो जाता है, और जिससे आमाशय का पीएच जो है वह पूरी तरह से क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। जिससे क्या होता है, जिससे कहता है पेट में दर्द और जलन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे आपके पेट में दर्द होगा, कंठ से जलन होगा, नहीं होने लगता है। मन करता होगा खूब पानी पी ले, तुरंत पानी पी लीजिएगा, फिर भी वो जलन शांत नहीं होता, पेट में दर्द करते रहेगा, जलन होगा। रात में बाराती गए, सुबह में क्या कहे पेट पकड़ के इधर से इधर लेटते रहिए ना, कंठ से जलन होते रहेगा। इसलिए बाबू बाराती जाना, इसके लिए नहीं मना करते हैं। अब मनो करेंगे तो तुम लोग मानेगा थोड़े क्या, तो जाएगा लेकिन हिसाब से खाना। और यदि बाराती जाता है तो टाइम से पहुंचो। बाराती जाने के लिए अब खाने का वहाँ खाना खाने का आपका एक शेड्यूल बन गया है। 8 से 10 बजे तक रात में आप खाना खा लेते हैं, और वहाँ आप 2 बजे 3 बजे रात में खाइएगा तो पाचन तो ठीक से होगा नहीं होगा। और जब पाचन ठीक से नहीं होगा तो आमाशय का जो है पीएच क्या होगा, प्रभावित होगा। आमाशय का पीएच जब प्रभावित होगा तो क्या होगा, तो प्रभावित होगा तो आपके पेट में दर्द होवे करेगा, कंठ से लहर देना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही कहता है जो पेट में दर्द और जलन की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। कहता है इससे छुटकारा पाने के लिए यदि हो जाएगा तो छुटकारा भी होना जरूरी है ना जी, साइंस, क्योंकि साइंस जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो साइंस इस स्थिति में साइंस खड़ा रहता, बोलता रुको हम तुम्हारा उपचार बताते। तो साइंस तुरंत इसका उपचार बताया कि चलो जब हो गया, हमने रोका, यदि रोकने के बाद भी तुम लोग तो माना नहीं, बाराती तो गया तो कचर के खा लिया, वहां नहीं खा लिया तो दर्द से आप परेशान है, तो लो अब हम दवाई बता रहे हैं क्या करना है, तो ध्यान दीजिए। कहता है इससे छुटकारा पाने के लिए कहता है एंटीसीड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कहता है एंटीसीड यानी कहता है जो क्या करता है, अम्ल को वो कम कर देता है, यानी अम्ल के प्रभाव को कम करने वाला है। तो अम्ल के प्रभाव को जो कम कर देता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीसीड कहते हैं ना। कहता है एंटीसीड जैसे ये क्षारकों का उपयोग किया जाता है, और एंटीसीड जैसे क्षारकों का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी जो अम्ल की मात्रा को कम कर देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीसीड। क्या कहते हैं, एंटीसीड। तो वही कहता है एंटीसीड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल को उदासीन करके क्या करता है, राहत प्रदान करता है। और जो क्या करता है, अम्ल को उदासीन कर देता है, और अम्ल को उदासीन करके वह आपको क्या प्रदान करता है, राहत प्रदान करता है, रिलैक्स। यदि अम्ल को कम कर देगा, अम्ल की मात्रा को कम कर देगा, तो अम्ल की मात्रा को जैसे ही कम करेगा तो पेट का दर्द क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लहर शांत हो जाएगा, जलन कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही कहता है एंटीसीड का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अम्ल को उदासीन कर देते हैं, और जैसे ही अम्ल को उदासीन करते हैं तो आपको रिलैक्स महसूस होता है। कहते हैं रिलैक्स है ना, आराम है ना। तो वही कहता है जो राहत प्रदान करता है। एंटीसीड के रूप में प्रायः मिल्क ऑफ मैग्नेशिया MgOH के होल 2 का उपयोग किया जाता है। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, हम लोग कल वो बात किए थे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया के बारे में। तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया उसी को कहते हैं इनो को, इसीलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कहा गया है। जब आप पानी में जब इसको डालिएगा दूधिया रंग प्रदान करता है, नहीं होता, दूध के तरह हो जाता है, तो इसीलिए मिल्क कहा गया। अब मैग्नेशिया इसमें तो
मैग्नीशियम, सॉरी कहते हैं मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो इसमें मैग्नीशियम होता है, तो वही कहता है जो दूध के तरह उजला हो जाता है, तो इसीलिए मिल्क, इसमें हाई क्या, तो मैग्नीशियम, तो इसीलिए कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना। तो वही जब आपको ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, पेट में ज्यादा लहर होगा, और पेट से दर्द, कंठ से लहर होगा, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, MgOH के होल 2 यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग कीजिएगा, जिससे आपको राहत मिलेगा। समझ में आ गया। बाराती जाना, ज्यादा खाना नहीं, खा लेगा, यदि इस तरह की समस्या होगी तो सुबह में बाराती में ले के चल जाना ना। बहुतों तो लड़का सब करता होगा, लड़का सब खचरा होता है, बाराती जाता होगा तो ले लेता होगा, कहता इनो ले लो बाय दी क्या। ऐसी स्थिति आ जाए तो कोनो बात नहीं है, कहीं डिस्पोजल में आधा गिलास पानी लेना और उसमें देना एगो फाड़ के इनो, और घटघटा जाना, चलो कम से कम जलन लहर से तो राहत मिलेगा ना जी, और खाना तब। चलिए देखिए अगला बार आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए कहता है पीएच परिवर्तन से दंत क्षय। अब देखिए पीएच परिवर्तन जब होता है तो उससे क्या होता है, दंत क्षय। हम लोग कल भी बात किए थे दांत के बारे में, जो कभी कभी क्या हो जाता है, जो देखे होंगे जो उम्र से पहले किसी किसी व्यक्ति का दांत टूट जाता है, नहीं टूट जाता है। अभी तुम लोग में भी ऐसा होगा, बहुत को लड़का लड़की किसी का दांत हिलता होगा अभी, जो कि अभी तुम लोगों का उम्र नहीं है दांत हिलने का। अब मेन कारण ये है इसका, आप मुंह की अच्छी तरह से सफाई नहीं करते, और यदि मुंह की सफाई अच्छी तरह से नहीं कीजिएगा तो वह क्या होगा, तो दंत क्षय होगा। चलिए देखिए क्यों दंत क्षय होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहता है मानव के दांतों का इनेमल, मानव के दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फोड से बना होता है। मानव के दांतों का इनेमल जो है वह किससे, कैल्शियम फास्फोड से बना होता है। यह कहता है यह शरीर का सबसे, कहता है यह शरीर का कठोर पदार्थ होता है, और जो दांत जो बना होता है तो ये मानव शरीर का जितना भी पदार्थ है, मानव शरीर जो जिस पदार्थों से बने होते हैं उन पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वह दांत होता है, जो किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फोड से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फोड से बना होता है। कहता है भोजन के बाद मुख की सफाई नहीं करने पर मुख में कुछ शकरा तथा भोजन के अपशिष्ट बच जाते हैं, जो वो बैक्टीरिया अपघटित करके अम्ल में बदल देता है। यह अम्ल के कारण मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है और धीरे धीरे ये क्या होता है, गलने लगता है। अब देखिए कहता है जो हमारे मानव शरीर का मानव मुख गुहा में जो दांत बनी होती है वह कैल्शियम फास्फोड से बना होता है, और कैल्शियम फास्फोड जो होता है वह जल में अघुलनशील होता है। जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, लेकिन वह अम्ल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो जब क्या होता है, आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद यदि आप मुंह की सफाई ठीक से नहीं करते हैं, नहीं करने के बाद जो है वह भोजन में मुख में शकरा यानी कोई शक्कर वाला चीज होता है। अब शक्कर का मतलब ये नहीं जो आप चीनी खाए हैं या शक्कर खाए हैं या कोई मिठाई खाए हैं तभी उसमें शकरा होता है। आपको शकरा आलू में भी होता है, शकरा रोटी में भी पाया जाता है, और कई सारे भोज्य पदार्थ हैं, चावल में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है, दूध में भी पाया जाता है। रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लीजिएगा और तोड़ करके खूब अच्छी तरह से चबाइएगा, और चबाने के बाद निकलने लगेगा, देखिएगा मिठास लगेगा, क्योंकि उसमें भी क्या पाया जाता है, शकरा पाया जाता है। तो वही कहता है जो शकरा जो है वह आपको कहता है कुछ शकरा में, यानी कहता है शकरा तथा भोजन के कुछ अपशिष्ट पदार्थ, शकरा बच जाता है या भोजन के कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, यानी जो भोजन को खाए और कुछ
अनाज के कण दांत में ये मतलब फंसा हुआ रह जाता है, तो उन अपशिष्ट पदार्थों को बच जो जाते हैं, कहता है जिसे विक्टोरिया जो है वह क्या कर देते हैं, अपघटित करके अम्ल में बदल देता है। और हम आपके मुख गुहा में कुछ बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, और जब प्रवेश कर जाता है तो उसको क्या कर देता है, अपघटित कर देता है, अर्थात सड़ा देता है, और सड़ा करके उसको कौन चीज में बदल देता है, अम्ल के रूप में बदल देता है। कहता है अम्ल में बदल देता है। इस अम्ल के कारण कहता है मुंह में पीएच मान, कहता है जिसके कारण मुंह में पीएच मान जो है 5.5 से 1 कम हो जाता है, और जिसके कारण मुंह का पीएच मान जो है वह क्या हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। तो आपके मुख का जो अम्लीय बना देता है, तो विक्टोरिया अम्लीय बना देता है। अम्लीय बन जाने के कारण मानव मुख गुहा का पीएच मान जो है वह 5.5 होता है नॉर्मली, और उससे भी वह उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, और उससे भी जो कम कर देता है, तो जिससे कहता कम कर देता है, और जिसके कारण धीरे धीरे जो है वह क्या होता है, दांत जो है गलने लगेगा, और गल करके वह गिरने लगता है। तो वही कहता है गलने लगता है और अंत में टूट कर गिरने लगता है, और गल जाएगा, और धीरे धीरे अंत में ऐसी स्थिति होगी, हिलने लगेगा, टूट जाएगा, और टूट करके गिर जाएगा। तो जब इस तरह की समस्या होगी तो इससे रक्षा भी करने की कुछ न कुछ उपाय तो होगा। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग भोजन नहीं पचा तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ गया, नहीं तो दांत को भी यदि इस तरह की कंडीशन आ जाए, समस्या आ जाए, तो इसको भी रक्षा करने का तो कुछ ना कुछ उपाय होगा ना जी। तो देखिए कैसे इसको बचाइएगा। कहता है इसे ही क्या कहते हैं, दंत क्षारण या दंत क्षय कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, दंत क्षारण या दंत क्षय कहते हैं। कहता है इसे रोकने के लिए भोजन के बाद क्षारीय मंजन या पेस्ट से दांतों की सफाई करना चाहिए, और यदि चाहते हैं ऐसा नहीं हो तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई ना कोई क्षारीय मंजन से, नहीं आप देखे होंगे कई तरह के लोग पहले मंजन का प्रयोग करता था, लाल दत्त मंजन आता था, नहीं डावर लाल दत्त मंजन, और कई तरह के मंजन आते थे। उसके बाद कोलगेट आता था, पाउडर के रूप में नहीं आता था। तो ये कई तरह के मंजन हो गया या पेस्ट हो गया। तो ये सब मंजन या पेस्ट जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारकीय होता है। क्या होता है, क्षारकीय। तो वही कहता है क्षारकीय मंजन से, कोई क्षारकीय वाला जिस मंजन में क्षार की मात्रा हो वह क्षारकीय मंजन या पेस्ट से दांतों की क्या करनी चाहिए, सफाई करनी ही चाहिए, ताकि मुख में बनने वाला अम्ल जो है वह क्या होगा, आसानी से उदासीन किया जा सके। और हम जानते हैं तो अम्ल होगा, अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे, तो अम्ल और क्षार जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो वह क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और जब उदासीन होगा तो वह क्या होगा, दंत क्षय होने से रुकेगा नहीं। जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाता तब न दांत गलने लगता है और गल करके गिरने लगता है, तो वहां क्षार से साफ कर देंगे, तो क्षारीय मंजन से या पेस्ट से साफ कर देंगे तो दांत क्या होगा, मुंह उदासीन हो जाएगा, यानी अम्ल की मात्रा, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके उदासीन हो जाएगा, और जब उदासीन हो जाएगा तो दंत क्षय होने से या दंत क्षारण होने से क्या होगा, रक्षा प्रदान होगी या रुक जाएगा। यही नहीं होगा। आज के क्लास में यहीं तक रहने दीजिए। यदि और किसी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके या आप हमारे नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और आज के क्लास में हम लोग बात कर लिए दो हमारे दैनिक जीवन में, मानव के दैनिक जीवन में पीएच परिवर्तन होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग इस पर बात कर लिए थे, किस पर पौधे तथा जंतुओं के पीएच में परिवर्तन होता है तो क्या होता है। यदि अम्ल वर्षा होता है तो ये भी पीएच परिवर्तन के ही कारण होता है। कहता है मानव पाचन तंत्र का पीएच परिवर्तन होता है तो क्या होता है, कहता है इसके बाद कहता है जो पीएच परिवर्तन में दंत क्षय, यानी दांत जब गिरने लगता है तो इसमें के पीएच मान में भी परिवर्तन होता है। इन सभी
पॉइंट पर हम लोग चर्चा किए हैं और हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जिसको भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके या मैसेज करके आप हमसे ये जो है फिर से पूछ सकते हैं। और हम आप लोगों को कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं, हम 2 दिन के लिए 3 दिन के का क्लास आपको, जैसे सैटरडे, संडे और मंडे एक तक क्लास केमिस्ट्री का खास करके 9th-10th का क्लास ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम दिलाने के लिए हमको उत्तर प्रदेश जाना है तो नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। फिर मैं ट्यूसडे से आप लोगों के सेवा में उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।